ज्यादा समझ में आ जाएगा। जब कौन सा हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन है, तो इसकी इंट्रोडक्शन, हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करने से पहले हमें पता करना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे स्टैटिक वर्ड आ रहा है। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या है कि फिर जो कोई सिचुएशन है हमारे पास, अगर वो टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम कहेंगे कि फिर वो हमारे पास ये स्टैटिक है। अब स्टैटिक में अब इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में रखा हुआ है तो उस चार्ज के कारण जो हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर इस चार्ज के कारण अगर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, कोई फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके बारे में स्टडी करना वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब हम जो से चार्जेस हैं, चार्जेस के कारण जो से फोर्स लगते हैं, या फिर किसी भी चीज फोर्स की बात आई गई है, आपको पता है कि हमारे नेचर में 4 काइंड के फोर्स होंगे। 4 काइंड के कौन से? एक तो वीक फोर्स होगा, एक दूसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और चौथा अपना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। मतलब ये 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। बाकी जितने भी फोर्स आप देखोगे वो चारों की वो सभी के सभी फोर्स इन्हीं 4 फोर्स से मिलके बने हुए होते हैं। इन 4 फंडामेंटल फोर्स से ही मिलके बने हुए होते हैं अपने सभी के सभी फोर्स। अच्छा, जो उनसे ये बात किया है मैंने, ये वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, यहाँ पे वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये दोनों की दोनों तो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, शॉर्ट रेंज। और जो उनसे ये है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये अपने लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। मतलब कि वे इनका अफेक्ट मिलता है, लेकिन इनका नहीं मिलता, ये बहुत छोटे ही डिस्टेंस के लिए इनका अफेक्ट मिलता है, शॉर्ट रेंज। अच्छा, जो उनसे ये है हमारे पास, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में, हाँ जी, हेलो, अगर इंफिनिटी पे इफेक्ट देखे तो फिर तो वो सारे स्टार और सारे ऐसे तो अर्थ पे आ जाएंगे। हाँ हाँ, तो इन्फिनिटी पे तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। जैसे कि अगर हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, सैटेलाइट अगर हमने उसे ब्रह्मांड इसी ऑर्बिट में ना रख के किसी ऐसे ही छोड़ दिया है, वो चलती जा रही है, अगर वो इन्फिनिटी में भी चली जाए तो हमें उसकी सिग्नल मिलेंगे। सिग्नल क्यों मिलेंगे हमें उसके? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है ना, इसलिए हमें उसके सिग्नल मिलेंगे इन्फिनिटी पे जाके भी, क्योंकि इलेक्ट्रो ईएम फोर्स है, ये इन्फिनिटी पे भी लगेगा, कम लगेगा ये बात मानते हैं, लेकिन लगेगा जरूर। ठीक है ना। अच्छा, जो सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के लिए अपना देखो 2 चार्ज चाहिए होते हैं, या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर कोई अपना नेगेटिव फोर्स हो सकता है। और जितने भी अपने पास चार्ज है, यानी कि ये फ्री चार्ज है, जो से फ्री चार्ज होंगे अपने, ये इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। इंटीग्रल मल्टीपल, या फिर कोई चार्ज अगर हम किसी एटम के अंदर कहें कि फिर इतना चार्ज है, इतना चार्ज का मतलब कि फिर वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं कि फिर आपको बताना कि किसी ये मेटल के अंदर ये किसी मेटल के अंदर 6.25 इतना चार्ज हो सकता है? किसी मेटल के अंदर क्या इतना चार्ज हो सकता है? तो अगर ऐसा कभी पूछा जाए तो उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए देखो, इलेक्ट्रॉन का हमें पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर वो वाला चार्ज अगर इंटीग्रल मल्टीपल हुआ तो होगा, अगर इंटीग्रल मल्टीपल ना हुआ फिर नहीं होगा। यानी कि हमें एन की वैल्यू निकालनी होती है। चार्ज हमें दिया हुआ है 6.25, और बाय में हम इलेक्ट्रॉन का यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ को डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू इंटीग्रल आती है 1 2 3 या इस फॉर्म में आती है, तो फिर हम कहेंगे ये वाला इतना चार्ज हो सकता है मेटल के अंदर। अगर नहीं आती है, अगर पॉइंट में आता है, फ्रैक्शन में आता है, फिर वो नहीं होगा। ठीक है ना। ये होगी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, जो सा ये है
आपको पता है कि फिर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कूलम है ये अपनी एसआई यूनिट होती है किसी भी इसकी चार्ज की, ये एसआई यूनिट है अपनी कूलम। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें हम सीजीएस की, सीजीएस में होगी अपनी ईएसयू। ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की जगह इसे हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेट कूलम होगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फिर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर एसआई यूनिट में कहें, कूलम में कहें कि 1.6 कूलम होता है। अगर कूलम ना देखे, अगर स्टेट कूलम पूछ लिया कितने हैं, तो स्टेट कूलम आप कहोगे कि इसके अंदर है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टेट कूलम होते हैं, या फिर ईएसयू कह सकते हो, इतने होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, देखो जोन से अगर हम बात करें अपना, हमारे पास कोई भी मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस को अगर आप जूम करके देखोगे, कोई भी हमारे पास अगर सरफेस है उसे आप जूम करके देखोगे तो उसके अंदर आपको एटम और मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। अगर एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखते हो, अगर जूम करके देख रहे हो बहुत ज्यादा, तो फिर आपको जो सी ये इलेक्ट्रॉन है ये आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, डिस्क्रिएट, मतलब कि ये क्वांटाइज नजर आ रहे हैं आपको, आपने गिन सकते हो 1 2 3। लेकिन अगर क्वांटम लेवल में बात कर रहे हैं हम तो ये डिस्क्रिएट है। लेकिन जब हम क्लासिकल में बात करते हैं, क्लासिकल में हम इसके अंदर इतना जूम करके नहीं देखते, हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, हाँ भाई ये सरफेस है, सरफेस के अंदर 20-25 लाख इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतना चार्ज होगा मतलब इनके अंदर। तो फिर उस टाइम में हम कहेंगे कि फिर ये कंटिन्यूस है, डिस्क्रिएट नहीं होगा, तो फिर हम वहां पे कंटिन्यूस चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर कंटिन्यूस चार्ज हमें बताना हो तो उस टाइम पे हम इनकी चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। चार्ज डेंसिटी अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। इनके बारे में अभी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये तो मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ। तो कहाँ पे हम कंटिन्यूस की बात करेंगे, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस, वो पता चल गया आपको। अच्छा, कोई भी हमारे पास अगर मेटल सरफेस है, अगर मेरे पास कोई कागज थे, कागज को या फिर फूटा था मेरे पास, फूटे को मैंने बालों के साथ रगड़ दिया, रगड़ने के बाद अब वो फूटा चार्ज हो गया, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन है एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन जो उनका पूरा इंसुलेटेड बॉडी के ऊपर चार्ज था वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है कि जितना मेरे बालों के ऊपर जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, जितना फूटे के ऊपर हुआ है, दोनों का मतलब कि टोटल चार्ज वो कांस्टेंट रहेगा, उतना ही होगा। ठीक है ना, मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम में हम कह सकते हैं टोटल चार्ज ही हमारे पास एल्जेब्रिक सम होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों का। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज यहाँ पे लागू हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज की, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि फिर अगर हमारे पास कोई भी मेटल सरफेस दिए हुए हैं बड़े बड़े, तो उन्हें हम कहेंगे, उन्हें पॉइंट चार्ज कब कहेंगे, जब इनके बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू इनके रेडियस के, तो इन्हें हम कह देते हैं कि फिर ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है। जो से पॉइंट चार्ज है इन्हें हम पॉइंट पार्टिकल एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन ये पॉइंट चार्ज पॉइंट पार्टिकल नहीं होते हैं। ठीक है, ये वाले बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बड़े बड़े, मतलब कि आप कह सकते हो इनका डिस्टेंस है इनके रेडियस के कंपेयर में वो ज्यादा होना चाहिए, उन्हें हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। इतना समझ में आया? हाँ हाँ, ठीक। अच्छा देखो, अगर हम बात कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की, वो कब लगेगा? अगर मेरे पास हाथ में या कोई कॉपी है, तो ये वाली कॉपी मुझे ऐसे ही फोर्स नहीं लगा रही है, तब ऐसे ही क्यों नहीं लगा रही है? अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तभी तो फोर्स लगाएगी। यानी कि हमारे पास कोई भी दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडी है या फिर कोई भी दो पार्टिकल हैं, तो फिर उनके ऊपर फोर्स कब लगेगा? जब उनके ऊपर कोई चार्ज आएगा। ठीक है, चार्ज का मतलब कि हम इसे चार्ज करके या कैसे मर्जी इनके ऊपर
चार्ज लेके आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे इसमें से, या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। अगर ऐसा करते हैं हम, तब ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। ये बॉडी अगर चार्ज हो गई है तो यहाँ पे हम ऊपर से ये पिंच बॉल लेके आते हैं। पिंच बॉल को अगर हम इसके पास लेके आएंगे तो वो इसे अट्रैक्ट करने लगेगी। मतलब कि जो सही पिंच बॉल है, इससे हम क्या कहते हैं कि ये अपना ये पॉइंट चार्ज हो गया। जैसे यहाँ पे ये है, अपना स्केल है, स्केल अपना यहाँ पे चार्ज कर दिया हमने रगड़ने के बाद। ये तो हो गया सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज इसके अपना आसपास फील्ड हो गया। ऐसे ही हम कागज के टुकड़े लेके आ रहे हैं इसके पास, तो जो से कागज के टुकड़ों को हम कह रहे हैं कि ये टेस्ट चार्ज की तरह ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जो से टेस्ट चार्ज है ये इसके पास मूव भी कर सकते हैं और नहीं भी। ये डिपेंड करता है कि इतना हम कितना चार्ज है इसके ऊपर। अगर ज्यादा चार्ज है, मतलब कम ज्यादा से ये प्रभावित होता है। तो इसके बारे में हम अपना चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें आगे। अच्छा, जो इनसे अभी हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये हमने अभी बात की है स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब है कि फिर यहाँ पे जो सा चार्ज है वो मूव नहीं कर रहा है इतना ज्यादा, मतलब कि। लेकिन जब हम बात करते हैं मूव करते हुए चार्ज की, उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो इसी में हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में ही पढ़ना है। इस चैप्टर में हम अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ही बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जो मैंने अभी बातें बताई हैं, ये सभी के सभी बातें आपको 3 बुक्स में मिल जाएंगी। एक तो जॉन डेविड जैक्सन है, उसमें मिल जाएगा, और इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये डेविड जे ग्रिफ, उसमें मिल जाएंगी। और अपना ये एजे कैरिक और पीवी पेनेट की बुक है, उसमें आपको ये सभी के सभी बातें मिल जाएंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपनी कूलम लॉ की। मैंने आज कुछ भी नया नहीं बताया, कल वाला ही बस रिपीट किया है, अलग सेंस में थोड़ा सा। समझ में आ गया ना? हेलो। हाँ हाँ भाई। ठीक। अच्छा, अब हम कूलम लॉ की बात करते हैं अपनी। कूलम से लॉ की, कूलम लॉ कहाँ पे लगेगा? सबसे पहली बात, कूलम लॉ लगने के लिए जो सा हमारा सिस्टम है, वो पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि जौन सा इनके बीच में अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम आर मान रहे हैं, तो जौन से इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस बाय आर, अगर ये फाइनाइट आ रहा है हमारे पास, तो फिर हम कहेंगे इनके बीच का डिस्टेंस आर बाई सी। आर बाई सी अगर फाइनाइट आ रहा है, मतलब कि इनकी साइज जितना इनका साइज है ना, उससे छोटा आ रहा है, फिर तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो यहाँ पे कूलम लॉ वैलिड होगा हमारा। ठीक है ना? और जो सा ये कूलम लॉ है, ये हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड रहता है। पॉइंट, अगर हमारे पास अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, मैं रैंडमली कोई भी ऐसी सरफेस ले लूं, तो वहां पे ये कूलम लॉ नहीं लगेगा। कूलम लॉ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें यहाँ पे इनके बीच का सेंटर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हम कहते क्या है कि पॉइंट चार्ज की सेंटर से ही तो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ना इनका। अगर इसका सेंटर ही नहीं मिला तो हम कूलम लॉ लगाएंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो इसलिए जो सा अपना कूलम लॉ है, पहली बात तो ये पॉइंट चार्ज पे होना चाहिए, कि पॉइंट चार्ज पे लगेगा। पॉइंट चार्ज का मतलब है, और इनका परफेक्ट शेप होनी चाहिए इनकी, क्योंकि अगर परफेक्ट शेप नहीं होगी तो फिर हमें उनका सेंटर नहीं मिल पाएगा। अगर सेंटर नहीं मिल पाएगा तो फिर हम वहां से कूलम लॉ को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना? और दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होने चाहिए, मतलब कि उनसे ये अपने चार्ज हैं, ये चार्ज अभी भी रेस्ट में होने चाहिए। ठीक है ना? मतलब कि बहुत पहले समय से भी रेस्ट में है और अभी भी रेस्ट में है, फिर तो इन्हें में हम कूलम लॉ लगा सकते हैं। अगर ये वाले दोनों चार्ज अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये मूव कर रहे हैं, तो फिर वहां पे हम कूलम लॉ नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि कूलम लॉ होता क्या है, फिर हम इस बात को भी देखेंगे क्यों नहीं लगा पाएंगे अगर ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये सी क्या समझो यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट है।
इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये क्या है, क्यों वैलिड नहीं होगा। देखो, अच्छा कूलम लॉ तो आपको पता चल गया। सबसे पहली चीज ये कहाँ पे लगेगा, जितने भी हमारे पास ये स्टेम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होने चाहिए, पहली बात, मतलब कि रेस्ट में होनी चाहिए जितने भी चार्ज हैं हमारे पास। और दूसरा जो सा ये लॉ कहता क्या है कि कोई दो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो ये जो सा फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मैग्नीट्यूड के, कि फिर कितना इनका मैग्नीट्यूड है। अगर यहाँ पे ये Q1 है, ये Q2 है, तो ये फोर्स डिपेंड करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इनके मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस के। जिसका डिस्टेंस हम r मान लेते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इनवर्स। और ये डिपेंड करता है दोनों से, ये दोनों की लाइन जॉइनिंग है, ये लाइन जॉइनिंग है इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि फिर ये वाला चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में ऐसा है, क्योंकि देखो फोर्स ये हर एक डायरेक्शन में लगा रहा है ना, ऐसे है ना, फोर्स तो चार्ज का इसका इफेक्ट तो हर एक डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फिर ये चार्ज ऐसे जाके यहाँ पे ना, ऐसे नहीं। तो जॉनसन के लाइन जॉइनिंग है ये वाली, उस पे ये लगना चाहिए, मतलब कि डायरेक्शन है जो इसके फोर्स की अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसका ये है कि एक तो चार्ज यहाँ है पे वो मैंने आपको दूसरे 3 चार्ज बातें पे बताई हैं। मतलब ऐसे लगाएगा। हाँ, लाइन जॉइनिंग में होना चाहिए, जौन सी लाइन इन दोनों चार्ज को जोड़ रही है ना, उस लाइन पे फोर्स लगता है। मतलब कि अगर दोनों की दोनों हमारे पास लाइक चार्ज हैं, ठीक है, तो फिर ये Q1 वाला चार्ज फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, और Q2 वाला फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अगर दोनों के दोनों मतलब कि लाइक चार्ज नहीं है, अनलाइक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Q1 वाला Q2 को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और Q2 वाला Q1 को ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ऐसे है। लेकिन लगेगा दोनों के लाइन जॉइनिंग में ही, ठीक है ना। और वो फोर्स कितना लगेगा कि जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब कि ये फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के, और r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और जो से ये प्रोपोर्शनैलिटी का जब हम साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमारे यहाँ पे ये कांस्टेंट आ गया k, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। जो से ये कांस्टेंट है k, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर हम अपनी एसआई यूनिट की बात करें, सिस्टम इंटरनेशनल की बात करें, तो यहाँ पे आपको पता है एसआई यूनिट में ये फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन के अंदर, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करेंगे, और जो उनसे चार्ज है उसे हम कूलम में मेजर करेंगे, और जो उनसे अपना डिस्टेंस है उसे हम मीटर में मेजर करते हैं। तो अगर हमें के की वैल्यू बतानी हो, के की यूनिट कितनी होगी, के की हो जाएगी हमारे पास ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऐसा यूनिट में के की वैल्यू होती है यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹, ये 9 इंटू 10⁻⁹, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। और इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और अगर जो हमारे पास दो चार्ज हैं, ये अभी तो हम कह रहे हैं कि उनसे दो चार्ज अगर फ्री स्पेस में यानी वैक्यूम में रखे हुए हों, फिर तो हम ये वाला फॉर्मूला इसकी वैल्यू रख देंगे। लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ मीडियम हो, ऑयल वगैरह हो, ग्लास वगैरह हो, या कुछ भी हो, मेटल वगैरह कोई भी रख दें अगर हम, फिर अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू होगी उस टाइम पे हमारे के इक्वल टू 1/4 पाई ये एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है ये परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम है, मतलब कि परमिबिलिटी ऑफ मीडियम मतलब कि इन दोनों चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है उसकी परमिबिलिटी है, ये होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन ई इक्वल टू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोट। जो सा एप्सिलॉन आर है ये रिलेटिव परमिबिलिटी है। रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब जो सी हमारे पास परमिबिलिटी
ऑफ द मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों की जो रेशो आएगी, जो सोल्व करके आएगा, वो होगी हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी। या फिर आप इसे दूसरी सेंस में कहना चाहो, आप कह सकते हो कि जोन सा फोर्स ये Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन जितना ये फ्री स्पेस में वैक्यूम में फोर्स लगा रहा है, बाय में जितना मीडियम में फोर्स लगा रहा है, अगर इसके बीच में हमने कोई मीडियम ग्लास वगैरह रख दिया, रखने के बाद Q1 Q2 के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है, अगर इन दोनों की रेशो लें हम, रेशो लेने के बाद इसकी वैल्यू आएगी, उससे हम कहेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी, PR, या एप्सिलॉन r से उसे हम डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास ये दो चार्ज हैं, ये है Q, ये है Q1, ये है Q2, ठीक है। अगर Q1 को हम मान रहे हैं कि सोर्स चार्ज है ये, तो ये अगर फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये Q1 चार्ज अगर सोर्स चार्ज है, ये Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा Q1, Q2 यहाँ पे टेस्ट चार्ज की तरह काम कर रहा है, तो फिर इसे हम कहेंगे कि फोर्स की वैल्यू Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है अपॉन में बीच में इनका जितना डिस्टेंस है, वो इनका डिस्टेंस हमने मान लिया ये R12 है, R12, ठीक है। ये तो थी अगर हमें इसकी बाई चांस डायरेक्शन बतानी हो कि किस डायरेक्शन Q1 Q2 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उससे हम कहेंगे तो फिर इसमें यूनिट वेक्टर लगा देंगे। ये यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन बताएगा कि Q1 Q2 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। अगर इसे और सिंपल वे में आप करना चाहो तो आप इसे कह सकते हो कि फिर अगर हम यहाँ से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से अगर यहाँ पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, Q1 की दूरी ओरिजिन से लेके हमने मान ली कि ये है अपनी R1 मान लेते हैं, ये R1 वेक्टर है। ऐसे ही Q2 की दूरी ओरिजिन से ये होगी अपनी R2 वेक्टर है। तो फिर यहाँ पे Q1 की और Q2 के बीच में दूरी कितनी होगी, इसके बीच में दूरी होगी, इसे हमने R मान लिया, R की वैल्यू होगी R2 माइनस R1, ये हमने वेक्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो इसे अगर कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, बाय में इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस है ये है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 है ना, ये का स्क्वायर, ऊपर हम रखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, नीचे तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हम डायरेक्शन लिख देंगे और बाय में इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे Q स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम Q क्यूब कर देंगे, Q क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के, इसके बारे में तो ये ऐसा यूनिट में पता चल गया। अगर बात करें हम सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में, और अच्छा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता कितनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये याद रखना कि इसकी वैल्यू होगी अपनी ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, काफी न्यूमेरिकल्स इसकी वैल्यू यूज होगी है। अगर हम सीजीएस यूनिट में बात करें तो के की वैल्यू होती है हमारे पास 1 सीजीएस यूनिट के अंदर। अच्छा सीजीएस यूनिट में फोर्स की क्या यूनिट होगी, फोर्स यूनिट होती है डाइन सीजीएस यूनिट में। अच्छा सीजीएस यूनिट के अंदर जो सा अपना डिस्टेंस है मीटर की, ये डिस्टेंस की यूनिट होगी सेंटीमीटर, और अपना ये चार्ज की यूनिट होगी इसके अंदर, या फिर ESU कह सकते हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसे स्टेट कूलम कह सकते हो आप, ठीक है। और इसके अंदर जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था ना, ऊपर अपना यूनिट वेक्टर आ गया। लेकिन जो इसकी यूनिट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है सीजीएस यूनिट में, इसकी वैल्यू होती है 1, तो हम कहेंगे कि F इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, इतना। जो ये आया है हमारे पास, इसे हम कह देते हैं कि ये है
ये गॉसियन फॉर्म है कूलम लॉ की, ये कूलम लॉ की गॉसियन फॉर्म आ गई। यहां तक समझ में आ रहा? अच्छा, जो सा अपना कूलम लॉ है, ये सभी के सभी एक तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, आपको पता। और चाहे जो सी ये चार्ज है इन्हें हम वैक्यूम में रख देते हैं या फिर किसी मीडियम के अंदर रख देते हैं, और उनकी उनमें भी वैलिड होता है, बस उनकी ससेप्टिबिलिटी को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। और जो सा ये ला जब हमने फाइंड आउट किया था स्टार्टिंग में, कूलम ने जब ये ला बताया था, ये एक्सपेरिमेंटल ला है, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है, एक्सपेरिमेंट से ही आया। तो जो सा स्टार्टिंग में जब ये आया था, ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए आया था, बड़े बड़े लोहे के गोले लिए थे उनसे आया था। लेकिन अब हम इसका यूज करते हैं, अब इनका यूज हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से लेके इनका यूज ब्रह्मांड में बहुत दूर दूर स्टार्स हैं, उनकी दूरी फाइंड आउट करने तक का इनका यूज हो सकता है। जो से ब्रह्मांड में जितनी दूरियां हैं उन्हें मेजर करने के लिए उन्हें कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंस कह देते हैं, कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? क्लियर है? आगे बढ़े? अच्छा भाई, अब देखो, ये मैंने आपसे कहा था कि जो सा ये कूलम लॉ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए यूज होगा। कब यूज होगा? जब दोनों की दोनों चार्ज, ये Q1 और Q2 दोनों के दोनों अगर रेस्ट में है, ठीक। अगर मैंने कह दिया, अगर मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच की दूरी, अगर Q1 और Q2 के बीच की दूरी 1 लाइट ईयर है, 1 लाइट ईयर है दोनों के बीच की दूरी, ठीक। अगर दोनों के बीच की दूरी अगर 1 लाइट ईयर है, तो Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 के दोनों मैं लाइट चार्ज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों, ये अगर दोनों लाइट चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, तो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक। और इनके बीच का डिस्टेंस है ये R मान लिया मैंने, R यानी कि ये लाइट ईयर है। अब क्या हुआ, इन दोनों के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? Q1 Q2 y r स्क्वायर, ठीक। लेकिन जब मैं Q1 को अब खिसका के ना मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ये Q2 को खिसका के मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। और जो सा एक बात ध्यान रखना, ये कूलम लॉ है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को ये कूलम लॉ ओबे करता है। अगर न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है तो फिर यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ से लीनियर मोमेंटम लिंक्ड है ना। और कूलम का थर्ड लॉ, ये कूलम लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को ये ओबे करता है। अब देखो हुआ क्या कि जब Q1 चार्ज यहाँ पे था, यहाँ पे खिसका के मैं यहाँ पे लेके आ गया Q2 चार्ज को, अब ये Q2 डैश बन गया। लेके आने के बाद इनके बीच का डिस्टेंस है डेल आर। अब ये वाला डिस्टेंस कितना रह गया? ये वाला डिस्टेंस है रहेगा हमारे पास r माइनस के डेल आर, इतना। अगर मैं बात करूं, आज है हमारे पास 28 सितंबर 2021 है। 28 सितंबर 2021 को अगर मैंने Q2 चार्ज को खिसका के Q2 डैश पे लेके आ गया मैं, तो फिर अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? यानी कि Q2 Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, बता सकते हो? Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये F इक्वल टू Q1 Q2 y, इनके बीच का डिस्टेंस r माइनस के डेल आर, इतना ही फोर्स लगाएगा ना। लेकिन ये आप देख रहे हो कि इनके बीच का डिस्टेंस है वो है 1 लाइट ईयर, यानी कि जब Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो हमें पता है कि जो से इसकी इंफॉर्मेशन कि Q1 Q2 के ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है,
इसकी इंफॉर्मेशन Q1 के पास पहुंचेगी 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, क्योंकि हमें पता है कोई भी पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से नहीं चल सकता है, यानी कि इसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इससे ज्यादा स्पीड से कोई भी पार्टिकल नहीं चल सकता कभी भी। यानी कि अगर ये दोनों के दोनों एक लाइट ईयर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, अगर मैं Q2 को खिसका के Q1 पे रख देता हूं, तो अब ये Q2 डैश Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगा है अभी 28 सितंबर 2021 को इसकी सूचना इस तक पहुंचेगी 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल के बाद तो ये इतना फोर्स लगाएगा, लेकिन अभी तो इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची ना कि Q2 खिसक गया है अपनी जगह से। Q2 की खिसकने की, Q2 की चेंज होने की इंफॉर्मेशन Q1 के पास नहीं आई है, ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी Q1 के पास 1 साल के बाद। 1 साल के बाद Q1 के ऊपर इतना फोर्स आएगा, लेकिन अभी Q1 के ऊपर फोर्स आज की डेट में ये होगा इतना ही सेम, यानी कि Q1 Q2 बाय r²। आज की डेट में Q1 के पास इतना फोर्स होगा, लेकिन 1 साल के बाद ये इतना हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, यानी कि कूलम वाला जो सा ये लॉ है, ये डिस्टेंस और एक्शन वाला लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब कि डिस्टेंस के चेंज होने से इसके फोर्स पे फर्क नहीं पड़ता है। इसके फोर्स पे कब फर्क पड़ेगा? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद डिस्टेंस और एक्शन वाला लॉ फॉलो हो जाएगा, लेकिन अभी डिस्टेंस और एक्शन वाला लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि अभी इसके पास कूलम का लॉ फॉलो नहीं हो पा रहा है। यानी कि ये एक्सेप्शन है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहाँ पे लेके आ जाते हैं, इसके डिस्टेंस को चेंज करते हैं, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे अपना कूलम का लॉ वैलिड नहीं हो पाता है। वैलिड यानी कि होगा, ये फॉलो नहीं कर पाता है पूरा। ये 28 सितंबर 2022 पे हम कह सकते हैं कि ये लॉ फॉलो हो जाएगा। अच्छा, ये बात समझ में आई है नहीं? हेलो, आगे यार माइनस डेल आर का स्क्वायर होगा ना। अभी कौन सा आज की डेट में बात करें? आज की डेट में, क्योंकि जो सा इसका सिग्नल है, इसका सिग्नल जो सा चेंज हो रहा है, वो उसकी इंफॉर्मेशन अभी Q1 के पास नहीं पहुंची है। Q1 के पास तो अभी इतना ही फोर्स लग रहा है, ये F = Q1 Q2 अपॉन r² इतना ही फोर्स लग रहा है। मैं 1 साल बाद की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, या 1 साल बाद, टर्म। हाँ 1 साल बाद ये इतना आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये Q1 Q2 अपॉन r - के डेल r का होल स्क्वायर, 1 साल बाद इतना आएगा। लेकिन ये तो लिमिटेशन होगी इसकी कूलम लॉ की, तो इसे अब ठीक करना पड़ेगा हमें। इसे हम ठीक कैसे करेंगे? इसे ऐसे करेंगे, देखो अभी हम मान क्या रहे हैं कि ये Q1 है यहाँ पे, और यहाँ पे ये Q2 है। ठीक, ये Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, हम यही कह रहे हैं Q1 Q2 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, लाइक चार्ज है, और Q2 Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ये वाली एक्सेप्शन हमें अब छोड़नी पड़ेगी। इसमें हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो सा Q1 वाला चार्ज है, इसके कारण, Q1 वाले चार्ज के कारण चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में अपना फील्ड होगा, फील्ड क्रिएट होगा Q1 चार्ज के कारण। ठीक है, वो हर एक डायरेक्शन में होगा, और जो सा ये इस डायरेक्शन में भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, हर एक तरफ है, मतलब कि Q1 के कारण। Q2 के कारण भी होगा, लेकिन Q2 वाला चार्ज कह रहे हैं अभी बहुत ज्यादा छोटा है, और जो सा Q1 वाला चार्ज Q2 के एरिया में आ गया, फील्ड में है, इस वाले में ये फील्ड तो इन्फिनिट तक है ना। तो अब हम कहेंगे कि जो सा ये वाला फील्ड है, ये फील्ड Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, मतलब हमने कहा कि जो सा ये Q1 के कारण, ये Q1 के कारण फील्ड है E। ठीक है, जो सा E वाला फील्ड है, ये फील्ड Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है।
तो यहां से हमारा कंसेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि हमारा कूलम लॉ मतलब तो वैलिड Q1 नहीं नहीं था ना, लगा रहा, तो वो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। हाँ यहाँ पे जो सा ये Q1 फोर्स नहीं लगा रहा है Q2 के ऊपर, यहाँ पे जो सा इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 के कारण जो सा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। देखो Q1 Q2 वाला फोर्स यहाँ पे फील्ड ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पे जाओगे फील्ड कम है, यहाँ पे फील्ड ज्यादा है, मतलब कि जो Q1 की जितने ज्यादा पास आता जाएगा Q2 वाला फोर्स वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। यानी कि जैसे कि अभी डेल आर पे एकदम आ गया था ना अपना Q2, तो इसकी इंफॉर्मेशन Q2 को तो पता चल जाएगी कि मैं यहाँ से इतना खिसका हूं, तो यहाँ पे इसका फोर्स चेंज हो जाएगा एकदम से फटाक से। ठीक है ना? हेलो, ठीक है, फिर Q1 को उसी को अच्छा पता कई चल बार जाएगा क्या? नहीं Q1 को अभी पता नहीं चलेगा। क्या देखो यहाँ पे अब जो Q2 है, Q2 का भी तो अपना फील्ड है, अब Q2 वाले फील्ड में अपना ये Q1 है, तो इसके ऊपर भी ये वाला ला लगेगा। कई बार हमारे टीचर पता क्या करते हैं, हमारे टीचर क्या करते हैं, ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी F इक्वल टू Q2, हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने कोई चार्ज रख दिया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, हम कहेंगे F इक्वल टू QE फोर्स लगता है, इतना लगता है। हमारे टीचर क्या करते हैं, ये भी पढ़ा देते हैं कि फिर E इक्वल टू F/Q, इन दोनों का मतलब अगर हम पूछें तो वो कहेंगे कि एक जैसा है, सेम ही मीनिंग है, लेकिन इसका सेम मीनिंग नहीं है, दोनों की दोनों टर्म अलग अलग हैं। अलग क्यों है, देखो इस वाला ये वाला मीनिंग क्या कर रहा है, इस वाली टर्म में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है, लेकिन ये वाली इक्वेशन क्या कह रही है हमें, फोर्स है, फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, इसमें फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है। ठीक है ना? एग्जाम्पल से बताऊंगा तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। हाँ समझ आ गया, वो अच्छा यहाँ तक इक्वेशन कोई डाउट वाला। हो? हाँ अच्छा देखो अभी जो से हमारे पास चार्ज हैं, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज है Q1, यहाँ पे अगर एक चार्ज ना लेके यहाँ पे Q1 Q के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो फिर वो आपको पता है कितना फोर्स लगा रहा है, ये F इक्वल टू Q1 Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस जितना है ये R है, यहाँ पे K R का स्क्वायर। ठीक, अगर यूनिट वेक्टर भी लगाना चाहिए यूनिट वेक्टर भी हो जाए, लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक चार्ज न लेके कई सारे अलग अलग चार्ज ले लिए, मैंने यहाँ पे चार्ज ले लिए, यहाँ पे चार्ज ले लिए, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में मैं चार्ज ले लेता हूँ, अब मुझे बताना है कि ये सभी के सभी चार्ज इस चौक के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो करूंगा क्या मैं कि मैं एक चार्ज के कारण इसके कारण देखूंगा कि फिर ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे ना ये सुपरपोजिशन लॉ को ये फॉलो करते हैं। सुपरपोजिशन में क्या होता है कि जो सा ये Q1 वाला चार्ज, ये अगर यहाँ पे Q2 चार्ज माने दे दिया, यहाँ पे Q3 चार्ज दे दिया, Q2 Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो इस वाले फोर्स का अफेक्ट इन सभी चार्ज के कारण से जितना अफेक्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है। जितना फोर्स ये Q2 Q1 के ऊपर अकेला लगा रहा है, ठीक है ना, और जो Q3 Q के ऊपर अकेला लगा रहा है, तो Q3 का फोर्स इन सभी फोर्स के कारण से अफेक्ट नहीं होगा, Q3 के फोर्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हमें बताना है कि पूरा टोटल चार्ज इन सभी लोगों ने, इन सभी चार्जों ने मिलके Q के ऊपर कितना चार्ज लगाया, वो हम क्या करें, Q1 ने कितना चार्ज लगा रहा है Q2 के ऊपर, Q3 ने कितना चार्ज लगा रहा है Q के ऊपर, Q1 ने कितना चार्ज लगाया Q के ऊपर, इन सभी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे अभी चार्ज हम अलग अलग लेके चल रहे हैं, अलग अलग हैं, तो फिर यहाँ पे हम समेशन का यूज करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने कहा कि F ये फोर्स लग रहा है, अगर F हमारे पास फोर्स लग रहा है वो किसके ऊपर होगा, Q1 ने कितना फोर्स लगाया, Q ये F1 फोर्स है, Q1 Q के ऊपर लगा रहा है, F2 फोर्स है, Q2 Q के ऊपर लगा रहा है, प्लस सो ऑन ऐसे। Fn चार्ज है ये कितना, या फिर Fi चार्ज है ये कितना, Qi चार्ज Q के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, इन सभी का एडिशन हो जाएगा। मतलब कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इन सभी का हम वेक्टर सम कर देंगे इसमें, ठीक है ना। तो सुपरपोजिशन लॉ हमारे पास क्या कहता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों, ठीक है, एक्शन होती है वो अदर चार्ज की, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे मैं कहूंगा ये एफ आई कितना होगा, टोटल हमारे पास एफ आई होगा के इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर आई का स्केयर, जो से यहाँ पे आर आई हम लगा देते हैं यहाँ पे, यूनिट वेक्टर लगा दिया। हेलो हाँ हेलो संजू, हाँ आप बीच हाँ में बोल मंजू, नहीं रहे हैं, मेरे को सुन नहीं रहा। बोल तो रहा था मैं, इस आवाज नहीं आ रही थी क्या? थोड़ी हेलो, देर नहीं आई थी, 30 सेकंड। अच्छा ठीक, यहाँ तक तो पता चल गया था ना, ये अपना सुपरपोजिशन का लॉ इतना होता है, इससे पहले ठीक है ना। गई थी थोड़ी। तो जो सा अपना, अच्छा जो सा ये है, इन्हें हम देखेंगे F1 वाला फोर्स है Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, उससे हम F1 कर दें। मतलब अगर मुझे नेट फोर्स बताना है इन सभी के कारण कितना फोर्स है Q के ऊपर, वो कहेंगे वो F लगेगा, वो होगा हमारे पास F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन। ये सभी के सभी अलग अलग चार्जेस हैं, फिर अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका हम, ठीक है ना, तो हम कहेंगे अच्छा आज के लिए ना इतना ही रखते हैं, फिर कल मैं शाम को ही कराऊंगा, कल से फिर हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे, वहां से हमारे सिलेबस में है। ये सिर्फ मैंने आपका बेस बनाने के लिए करवाया है इतना, ठीक है ना। हेलो, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं?